कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी महा। हाँ जी बच्चों, कैसे हो सब लोग? अटेंडेंस लगवाओ अपनी। मैंने स्टार्ट किया हुआ है। मैं तो लॉगिन हो गई हूँ। ये मेरे पास नहीं सही आ रहा यहाँ पे। तो मैं तो यहाँ पे दोबारा से करना। ये बस आ जाए ना मेरे पास वापस, इसका वेट कर रही हूँ। ये नहीं आ रहा, ये आ जाए ना तो मैं इसको दोबारा लिंक पे कर लेती हूँ। लिंक भी बनी नहीं, यहाँ पे किया था कुछ तो रिफ्रेश हो गया था। बस मैं कर लूँगी, डोंट वरी। मैं पूछने आ रही थी वही ना, मैं आपको गैलरी में देख रही है, मुझे नहीं मिली। मैं ना पहले ही आ गई थी यहाँ पे अपनी सारी सेटिंग लेके ना। मैंने कहा मैं तुम्हारे से पूछने के लिए मैं आने वाली थी, लेकिन मैंने कहा पता नहीं अभी क्या सिस्टम है। तो मसला तो नहीं है वैसे? नहीं। हाँ चले, मैं ना पूरा अटेंडेंस शीट खोल के उधर से देख लूंगी। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने वैसे तुम्हें भी लेक्चर भेजा हुआ है। मैंने तुम्हें भी अच्छा एक मिनट आओ जरा। ये ना हाँ जी बच्चों, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? क्या आवाज़ नहीं आ रही मेरी आप लोगों को? शायदा। हाँ जी शायदा। और कौन कौन है? अपनी अटेंडेंस लगवा लो आप लोग। कौन कौन प्रेजेंट है? मारिया है, ठीक है। ठीक है, गुड। अच्छा अभी क्या है कि सबसे पहले तो आप सबको वेलकम ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है। अच्छा अभी थोड़ी सी मैं आपको चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ। होपफुली आपको बता दी होगा सबको कि हमने आपको प्रमोट जो है वो ऑफिशियली नहीं किया, कि आपका जो प्रमोट आपको जो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया गया है और आप जो है पिछली क्लास से फ्री हो गए हो, आपको एग्ज़ाम की ज़रूरत ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने आपको जस्ट जो है वो आपका टाइम वेस्ट ना हो, हमने आपके टाइम की बचत के लिए कि आपका अगले साल का टाइम जो है वो क्योंकि अभी यूज़ हो रहा था, क्योंकि एक टाइम स्केड्यूल पूरा एनुअल प्लान बना होता है और अभी आपके एग्ज़ाम स्टार्ट में जैसे हमारा जो टाइम था उसमें आपके एग्ज़ाम हो जाते और आप फ्री हो जाते तो आपकी नेक्स्ट क्लासेस शुरू हो जाती, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो अभी ये जितना भी टाइम है, ये जितनी भी कंजप्शन हो रही है टाइम की, ये आपके फ्यूचर के टाइम की है। तो हमने ये सोचा कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपकी अगली क्लासेस की भी तैयारी रहे, क्योंकि पिछली क्लासेस आप काफ़ी देर से पढ़ रहे हो तो उम्मीद है कि उसकी आपकी अच्छी तैयारी होगी। तो इसलिए हमने नेक्स्ट क्लासेस अभी जो है ना फ़िलहाल स्टार्ट करवा दी है।
अब हम आपका जो सेकेंड ईयर है उसका सिलेबस करवा रहे हैं, तमाम टीचर्स ने स्टार्ट कर दिया होगा और आपको इसका पता भी होगा। तो अभी आपने ये करना है इम्पोर्टेंट काम कि आप अपना एक स्केड्यूल बना लो, ठीक है। आपका एक शेड्यूल होना चाहिए कि मैंने इस दिन में इतने आवर्स में मैंने नए लेक्चर्स पढ़ने हैं और इतने आवर्स में मैंने पुराने पढ़ने हैं, ताकि आपके जो आने वाले जो टाइमिंग है वो भी आपकी सिक्योर रहे और प्लस जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी रहे। तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना कि फेडअप हो गए हैं और दोनों तरफ से ही चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। जब आपकी ऑनलाइन जो क्लास हो रही है उसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो, साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाओ, ताकि क्लास में कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो और आपको बाद में इसके लिए परेशानी ना हो, ठीक है। और कोई भी आपको लेक्चर में प्रॉब्लम आती है, हम एक लेक्चर को ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं, हम उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो आपने ये मेरे साथ कोऑपरेट करना है, लेकिन आपने ये प्रॉमिस करना है पूरी क्लास में कि आप अपनी पिछले सारी जो आपका पिछला जो ईयर चल रहा है या जो आपका सब्जेक्ट है, टॉपिक्स हैं, उनको आप इग्नोर नहीं करोगे, ठीक है। हम आपके साथ नई वाली क्लासेस के लिए फुल कोऑपरेट करेंगे। अब क्योंकि मेरे पास आरएचएन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, तो उससे रिलेटेड सबसे पहले हम उसका स्टार्ट देखेंगे कि ये है क्या, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि आपको डेफिनेशन पता हो रिप्रोडक्टिव की, गायनी की और ऑब्स्टेट्रिक की पता हो, टर्म्स पता हो जो डिफरेंट यूज होती हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। इसके अलावा जो क्या है कि रिव्यू पता हो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और इसके अलावा आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पता हो मेल और फीमेल की, और कॉम्प्लिकेशन ऑब्स्टेट्रिक की और गायनी की आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आपका सीआर कौन है? हाँ जी मैमूना, सीआर कौन है? फरहीन है और फौजिया है, ठीक है। अच्छा, मैंने ग्रुप में भी मैसेज किया और आज क्योंकि सिर्फ आप 6 लोग प्रेजेंट हो और कोई भी नहीं है, तो आप ग्रुप में भी सबको बताना है आपने, और सबको जो है ना वो मोटिवेट करना है कि क्लासेस ले, टाइम अपना वेस्ट ना करें। ये आपकी जो अटेंडेंस लगेगी, ये जो ऑनलाइन अटेंडेंस है, ये बहुत मैंडेटरी है, तो इसको आपने इग्नोर नहीं करना। और ये लेक्चर फिर रिवाइज नहीं होंगे, कहीं आप ये समझते हो कि ये वाला जितने टाइम लेक्चर होंगे फिर ये रिपीट होंगे, फिर जब हम प्रेजेंट होंगे तो फिर हमें जो है वो फिर सही तरह से पढ़ाया जाएगा, नहीं, यही सही तरह है। इसके आपके लेक्चर्स भी होंगे प्लस आपके टेस्ट भी होंगे, ठीक है। और ये लेक्चर जो है ये यूट्यूब पे होते हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप दोबारा से सुन सकते हो, ठीक है। अच्छा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? अकॉर्डिंग टू द फ्रेमवर्क ऑफ WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट, ठीक है। हेल्थ क्या है पहले हम देखेंगे। हेल्थ है अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज अ कंप्लीट फिजिकल, mental and social well-being and not merely the absence of the disease or infirmity, ठीक है, ये हेल्थ है, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल well-being and not merely the absence of disease or infirmity or in all matters regarding reproductive system, its functioning and process, ठीक है। तो क्या है कि पूरी डेफिनेशन वही है, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ ऐड की गई है वो इसको रिप्रोडक्टिव की डेफिनेशन बना देती है। जैसे कि इन्फर्मिटी के बाद आगे आ जाता है इन ऑल मैटर्स, तमाम मैटर्स में, रिगार्डिंग, किससे रिगार्डिंग है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट्स फंक्शनिंग एंड इट्स फंक्शंस एंड प्रोसेस, ठीक है। तो क्या है इसके अलावा इसके अंदर तमाम मैटर्स आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, यानी कि उसके फंक्शन और प्रोसेस से रिलेटेड। तो ये क्या है? ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ नर्सिंग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स दैट एवरी कपल शुड बी एबल टू हैव चिल्ड्रन व्हेन दे वांट, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है कि हर एक कपल जो बेबी चाहता है उसको मिले, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि एवरी कपल शुड बी एबल, इस काबिल हो कि वो अपने बच्चे पैदा कर सके, उनके पास बेबीज हों जब वो चाहें, ठीक है। दैट द प्रेगनेंसी इज इवेंटफुल, द सेफ डिलीवरी सर्विसेज आर अवेलेबल, ठीक है। प्रेगनेंसी जो है वो इवेंटफुल हो,
स्मूथ प्रोसेस में चले, कोई प्रॉब्लम ना आए, और सेफ डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं। और इसके अलावा एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी मदर एंड चाइल्ड आर सेफ एंड कॉन्ट्रासेप्शन बाय चॉइस आर अवेलेबल टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी एंड कॉन्ट्रैक्टिंग डिजीजेस। ठीक है, मतलब इन इजी वर्ड्स उन्होंने बताया है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि हर एक कपल जो है, जो बेबी जो हर एक कपल जो है वो इस काबिल हो कि वो बच्चे पैदा कर सके जब वो चाहे, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा उन्होंने क्या कहा है कि प्रेगनेंसी जो है वो पीसफुल होनी चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि सेफ डिलीवरी की सहूलत जो है अवेलेबल होनी चाहिए, सर्विसेज सबके पास होनी चाहिए। फिर जब एंड हो प्रेगनेंसी और तब मदर और बेबी दोनों सेफ होने चाहिए। और अगर कॉन्ट्रासेप्शन चाहते हैं तो बाय चॉइस वो जो चाहते हैं वो अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई सर्जिकल प्रोसीजर चाहता है तो वो इजीली अवेलेबल हो, अगर कोई मेडिकल प्रोसीजर चाहता है वो, अगर कोई 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 कुछ भी मेथड चाहता है अगर कॉन्ट्रासेप्शन का यानी कि फैमिली प्लानिंग का, तो वो उनके पास उन पे जितने भी आवाम है, दुनिया है, कपल है, उनके पास वो अवेलेबल होना चाहिए, उनकी इजी एक्सेस होनी चाहिए। इसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। It implies that people are able to have a responsible, satisfying, and safe sex life, and that they have the capability to reproduce and freedom to decide if, when, and how often to do so. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है कि इट इम्प्लाइज, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये भी है कि दैट पीपल आर एबल टू हैव अ रिस्पॉन्सिबल, के लोगों को इस काबिल बनाना है, लोगों को इस काबिल होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोगों को इतनी अवेयरनेस दें कि वो रिस्पॉन्सिबल हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और सेटिस्फाई हो और सेफ उनकी सेक्स लाइफ हो। ठीक है।
हाँ जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही सबको? हाँ जी। मैं आपको बता रही थी कि रिस्पॉन्सिबल और हर एक जो पर्सन है वो जो है वो अच्छा, ये जो ऑनलाइन क्लासेस है इसमें थोड़ा सा नेटवर्किंग का इशू हो जाता है। अच्छा, मैं आपको बता दें कि पीपल जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल और सेटिस्फाइंग हो अपनी सेक्स लाइफ से, और उनकी सेफ सेक्स लाइफ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेफ किस तरह से कि अगर कोई HIV पार्टनर में से कोई एक भी पर्सन जो है वो HIV पॉजिटिव है, तो आपने उन्हें सेफ मेथड बताना है, या कोई और BC से जो है वो इन्फेक्टेड है, या सिफिलिस और गोनोरिया इस तरह की कोई डिजीज है तो उनसे सेफ हो, तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। मतलब हमने गाइड करना है उनको। एंड दे हैव द कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, और वो इस काबिल हों कि वो रिप्रोड्यूस कर सके, और फ्रीडम टू डिसाइड इफ व्हेन एंड हाउ ओपन टू डू सो। उनके पास ये अपनी एक लाइफ होनी चाहिए, अपना एक डिसीजन होना चाहिए कि वो ये डिसाइड करें कि हमें कब बच्चे करने हैं और हमने करने हैं या नहीं करने। वो इस काबिल हों कि वो बेबी पैदा कर सकें जब वो ये चाहें। तो ये इससे रिलेटेड हमने उनको फैसिलिटीज़ देनी है, उनको गाइडलाइंस देनी है, प्लस हमने एजुकेट करना है। तो ये चीज़ सारी की सारी जो कपल है ये उनके ऊपर जो है वो होनी चाहिए, और उनको ये इस चीज़ का फ्रीडम हो और उनको फ्री हैंड दिया जाए। ये हमारी इसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इट इज़ राइट ऑफ men and women to be informed and have access to safe, effective, affordable and acceptable method of family planning of their choices, and the right to access the appropriate healthcare services that will enable women to go safely through pregnancy and childbirth। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि ये औरत और आदमी का राइट है टू बी इन्फॉर्म, उनका राइट है कि उन्हें इन्फॉर्म किया जाए और उनको एक्सेस दी जाए सेफ और इफेक्टिव अफोर्डेबल मेथड ऑफ कंसेप्शन पे। एक तो सेफ और दूसरा इफेक्टिव और अफोर्डेबल और एक्सेप्टेबल मेथड हो कि वो फैमिली प्लानिंग के लिए वो सोच सकें। अब आप कहो कि विजेक्टमी जो है वही सिर्फ एक मेथड है जिससे आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हो। विजेक्टमी क्या है कि उसमें जो मेल्स हैं उनकी विजेक्टमी की जाती है, जैसे कि हम करते हैं, जैसे कि फीमेल्स में की जाती है BTL किया जाता है, कट एंड टाई, तो इसी तरह मेल है उनका कट एंड टाई किया जाता है। तो आप कहो कि सिर्फ यही एक मेथड है, तो ये क्या है कि ये गलत एजुकेशन है। ठीक है, तो क्या है कि एक हमने ऐसा मेथड बताना है और ऐसा एक्सेप्टेबल होना चाहिए कि वो लोग इजीली उसे एक्सेप्ट भी करें और प्लस उसको इम्प्लीमेंट भी करवाएं, और इजी भी हो, अफोर्डेबल भी हो और एक्सेप्टेबल भी हो, और जब चाहें और जहाँ चाहें अप्रोप्रिएट वो सर्विसेज पा सकें। किस चीज़ की? एक तो फैमिली प्लानिंग की, दूसरा अगर वो सेफ मदरहुड चाहते हैं या सेफ चाइल्ड बर्थ चाहते हैं और सेफ प्रेगनेंसी चाहते हैं, ये तमाम चीज़ों की एक्सेस उनके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कंपोनेंट्स क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के? सबसे पहले सेफ मदरहुड हो, दूसरा क्या है फैमिली प्लानिंग हो, तीसरा चाइल्ड हेल्थ जो है ये कंपोनेंट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ अबॉर्शन होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि RTI है, STI है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, HIV है, एड्स है, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सब फर्टिलिटी। इन तमाम ये तमाम कंपोनेंट्स हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो एक एक चीज़ के ऊपर अलग अलग काम करती है और सबको सेफ जो है वो मेथड और सेफ हेल्थ प्रोवाइड करती है। ठीक है, अडोलसेंट्स एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। अडोलसेंट्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, प्रॉब्लम ऑफ एल्डरली वुमेन है, और जेंडर बेस्ड वायलेंस है। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम कंपोनेंट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के। इंट्रोडक्शन क्या है? सबसे पहले ऑब्स्टेट्रिक क्या है आपको पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस आपको MCQs में भी आ सकती हैं और प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकती हैं जब आप एग्जाम के लिए अटेम्प्ट देते हो। ऑब्स्टेट्रिक्स क्या है? सबसे पहले अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द केयर ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पेरिप्रम। ठीक है, क्या है ऑब्स्टेट्रिक? क्या है? ये ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है। ठीक है, आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। ब्रांच है मेडिकल साइंस की जो कि डील करती है विद द केयर ऑफ वुमेन। अब है मेडिकल साइंस है लेकिन ये डील करती है वुमेन की केयर से रिलेटेड। कब? वो जब
प्रेगनेंसी में हो, जब चाइल्ड बर्थ में हो, और चाइल्ड बर्थ के बाद जब वो अपने पेरिप्रम में चल रही हो। ठीक है। गायनेकोलॉजी क्या है? गायनेकोलॉजी है द ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। ठीक है। ऑब्स्टेटिक क्या थी? ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस था। ये क्या है? फिजियोलॉजी प्लस मेडिसिन है व्हिच डील्स विद द फंक्शन। फिजियोलॉजी की जब बात हो जाती है ना कहीं भी, तो वो बात आ जाती है फंक्शंस की। ठीक है, फंक्शंस की, और फिर आगे उसके सारे प्रोसेस की। द ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन व्हिच डील्स विद द functions and diseases specific to women and girls, especially those affecting the reproductive system। ठीक है। तो क्या है कि गायनेकोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी और मेडिसिन है जो कि डील करती है विद द फंक्शंस एंड डिजीजेस। फंक्शंस किसका? जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका फंक्शन, रिप्रोडक्टिव जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनका फंक्शन, और उसकी डिजीजेस स्पेसिफिक जो रिलेटेड होती हैं विमेन से और गर्ल से। ठीक है। स्पेशली दोज इफेक्टिंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पेशली वो डिजीजेस जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पे इफेक्ट करती हैं। ठीक है। कॉमन जो कॉमन ओबी और गायनी की जो टर्म्स हैं वो क्या हैं? जैसे सिजेरियन सेक्शन है। सिजेरियन सेक्शन क्या है? The surgical removal of an infant from the fetus when vaginal delivery is not possible। ठीक है। सिजेरियन क्या है? एक सर्जिकल रिमूवल है किसका? फीटस, इन्फेंट का, फ्रॉम द यूट्रस। ठीक है, जब वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल ना हो। लेकिन हमारे यहाँ पे सिजेरियन का क्राइटेरिया क्या है कि सिजेरियन क्यों किए जाते हैं? जब कोई अफोर्डिंग बंदा लगता है तो सिजेरियन होगा। अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है तो सिजेरियन होगा। ठीक है। अगर कोई महंगा हॉस्पिटल है तो सिजेरियन होगा। अगर लगता है कि ये बहुत मोटी आसामी है, इनको हम ज़्यादा लूट सकते हैं, तो उनको सिजेरियन करवा देते हैं। ठीक है। अच्छा, सर्वाइकल लैसरेशन क्या है? अ टीयर इन द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल लैसरेशन। सर्वाइकल म्यूकस क्या है? सर्वाइकल म्यूकस इज अ स्टिकी फ्लूइड व्हिच असिस्ट द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। ठीक है। कोल्पोस्कोपी क्या है? A medical diagnostic procedure to examine a illuminated magnified view of the cervix and tissue of the vulva and vagina। ठीक है। Contraction क्या है? Which muscles tense? When muscles tense and shorten, ठीक है, it is called a contraction। Cramp are caused by muscle contraction। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन क्या है? जब मसल जो है वो टेंस होते हैं और शॉर्ट हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और क्रैम्प्स होते हैं जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस यानी कि पीआईडी क्या है? ये इरिटेशन और swelling of the ovaries and fallopian tube है। This is usually associated with a sexually transmitted infection। ठीक है। ये कब होता है? जब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुआ होता है, तो ये तब होता है। और ये इसमें क्या होता है कि इरिटेशन और स्वेलिंग हो जाती है ओवरीज की और फ्लोपियन ट्यूब्स की। पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है? ये एक डिप्रेशन है दैट अकर्स बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस। ठीक है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये डिप्रेशन होता है दैट वुमेन एक्सपीरियंस आफ्टर गिविंग बर्थ। बर्थ के बाद अक्सर वुमेन जो है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चली जाती हैं, स्पेशली तब जब उनको बेबी जो है वो उनका जो वो चाहते हैं वो बेबी नहीं होता। जो पोस्टपार्टम साइकोसिस होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। उसमें वापस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो बेचारे पोस्टपार्टम साइकोसिस से वापस नहीं आए। और ज़्यादा तब होता है जब मेल चाहिए होता है, फीमेल हो जाती है, फीमेल चाहिए और मेल हो जाता है, और फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो। और या फिर घर में बेबी के डिलीवर होने के बाद जब उन्हें केयर चाहिए होती है, जब वो ये चाह रहे होते हैं, माँ या फीमेल ये चाह रही होती है कि मुझे बहुत, मैं बेबी के बाद घर जाऊंगी, मुझे बहुत प्यार मिलेगा, केयर मिलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। बल्कि उसका बुरा सलूक, बल्कि उसके साथ जो है वो मिसबिहेव किया जाता है, बुरा सलूक किया जाता है। तो वो जो सिचुएशन होती है वो अनबियरेबल होती है, और उस टाइम में फीमेल जो है वो डिप्रेशन में चली जाती है। इसके अलावा डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया क्या है? डिफिकल्ट और पेनफुल पीरियड्स। ठीक है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? व्हेन एंड ओवम। एक्टोपिक क्या होगी? आपको पता है कि बेबी जो ग्रो कर जाए आउटसाइड द यूट्रस, तो वो एक्टोपिक है। व्हेन एन ओवम इज फर्टिलाइज्ड, ओवम यानी कि जो एग है वो फर्टिलाइज हो गया है, एंड बिगिन टू डेवलप इनसाइड द फ्लोपियन ट्यूब्स। ठीक है।
अगर फ्लोपियन ट्यूब के अंदर वो ओवम जो है वो फर्टिलाइज होके ग्रो करना शुरू कर दे तो उसे एक्टोपिक कहेंगे। डेंजरस कंडीशन दैट कैन बी फैटल टू अ वुमन इफ लेफ्ट अंडर ट्रीटेड। अगर लेफ्ट अंडर ट्रीटेड और छोड़ दिया जाए, अगर ट्रीट ना किया जाए, सिम्टम्स पे ही उसको छोड़ दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, फैटल हो सकती है वुमेन के लिए। इसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बर्स्ट भी हो जाती है, जो फ्लोपियन ट्यूब है वो बर्स्ट हो जाती है, बहुत स्वेयर पेन होती है, इंटरनल हैमरेज हो सकता है। पेशेंट के लिए वो जो पेन है वो अनबेयरेबल होती है और पेशेंट बहुत ज़्यादा जो है ना कंडीशन उसकी वीक हो सकती है। इसके अलावा पेरीमेनोपॉज क्या है? द पीरियड ऑफ अ टाइम बिफोर मेनोपॉज व्हेन अ वुमन में एक्सपीरियंस सिम्टम्स सच एज हॉट फ्लैशेस, इरिटेबिलिटी ड्यू टू हार्मोन चेंजेस। ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? बर्थ कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग। ठीक है। लोकिया क्या है? वजाइनल ब्लीडिंग है। ठीक है। दैट लास्ट फॉर सेवरल डेज आफ्टर अ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है। पैप स्मेयर क्या है? A test which looks for abnormal cells in the cervix. These cells may be the first sign of the changes that may lead to cervical cancer. ये वो टर्म्स हैं जो कि हम जब यूज करते हैं तो आपको सुन के थोड़ा सा फील होता है कि क्या है। जब हम इन टर्म्स को जो रूटीन में अब हमने बोलनी है और पढ़नी है, हमने उनको अलग अलग देख लिया ताकि आगे आपको मुश्किल ना हो। सेक्सुअल डेवलपमेंट क्या है? कंसेप्शन, प्रीनेटल डेवलपमेंट, चाइल्डहुड, सेक्सुअल मैच्योरेशन, फीमेल प्यूबर्टी चेंजेस, मेल प्यूबर्टी चेंजेस, डिक्लाइन इन फर्टिलिटी। ठीक है। कंसेप्शन होना सेक्सुअल डेवलपमेंट में, प्रीनेटल डेवलपमेंट है, चाइल्डहुड है, सेक्सुअल मैच्योरेशन है। ठीक है। पहले क्या हुआ कि कंसेप्शन हुई बेबी की या किसी भी उसकी, प्री नेटल डेवलपमेंट होना शुरू होगी। अभी नेटल नहीं बना, न्यू नेट नहीं है, लेकिन प्री नेटल बेबी की डेवलपमेंट अंदर अभी चल रही है। उसके बाद उसका चाइल्ड, जब बेबी डेवलप हो गया है, बन गया है, डिलीवर हो गया, तो वो उसका चाइल्डहुड आ जाएगा। चाइल्डहुड के बाद जो उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनकी मैच्योरेशन, वो मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे। अगर मेल है तो मेल प्यूबर्टी होगी, फीमेल है तो फीमेल प्यूबर्टी हो गई है। इसके बाद डिक्लाइन इन फर्टिलिटी। अब जब प्यूबर्टी आ गई है तो वो कंसेप्शन, वो वाला उनका फेज आ जाएगा। चाइल्ड बेयरिंग एज का है, बच्चे पैदा करेंगे, चलते रहेगा सिस्टम। उसके बाद आएगा कि फर्टिलिटी के चांसेस कम होना शुरू हो जाएंगे। कंसेप्शन क्या है? यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड कंसेप्शन। आपने बड़ी दफा सुना होगा कंसेप्शन हो गई है, कंसेप्शन पीरियड चल रहा है, कंसेप्शन है, कंसेप्शन है, लेकिन माइंड में आता, अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो वो उनका आज कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो उसे हम कंसेप्शन कहते हैं। ठीक है। और जेनेटिक जो सेक्स डिटरमिन होती है वो कंसेप्शन पे होती है कि मेल का एक्स एक्स ऑर्गन एक्स एक्स गया है या एक्स वाई गया है, फीमेल का एक्स एक्स गया है या मेल का एक्स वाई गया है, या ट्रिपल एक्स हो गए या ट्रिपल वाई हो गई हैं, ये कंसेप्शन पे ही डिसाइड हो जाता है। ठीक है। जैसे मदर का जो है वो एक्स होता है, फादर का एक्स वाई होता है। ठीक है। और कंसेप्शन पे ये डबल एक्स और एक्स वाई होते हैं। ठीक है। अब इसी तरह ड्यूरिंग फीटल लाइफ, ठीक है, ovaries and testes creates their primary hormones estrogen and testosterone respectively. ठीक है। testosterone cause development of male sex characteristics, although ovarian hormone is secreted by the fetal ovaries but it is not required for development of the female characteristics. ठीक है। फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट करने के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं होते। इफ एन एब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स विल टेक प्लेस। समझ आई बात कि मेल और फीमेल किस तरीके से बनते हैं? जब फीटल लाइफ, ड्यूरिंग फीटल लाइफ ओवरीज एंड टेस्टिस क्रिएट्स देयर प्राइमरी हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिस्पेक्टिवली। ठीक है। ओवरीज और जो टेस्टिस हैं वो रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन ओवरी से और टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो डेवलपमेंट करवाते हैं मेल कैरेक्टरिस्टिक्स की, ऑल्दो ओवेरियन हार्मोन इज क्रिएटेड बाय फीटल ओवरी। ठीक है। बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। अब क्या है कि इफ अगर टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट नहीं है, अगर वो एब्सेंट है, तो फिर जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ही डेवलप हो जाती हैं और वो फीमेल में ही कन्वर्ट हो जाता है।
If a critical part of the Y is absent, female characteristics will take place. ठीक है. प्रीनेटल क्या है? प्रीनेटल डेवलपमेंट क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर है फर्स्ट ऑफ ऑल दो सेक्स डिटरमिन्ड एट द कंसेप्शन बट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द मेल एंड फीमेल रिमेन्स सेम टिल 6 वीक्स. 6 वीक्स तक दोनों, अभी तक हम 6 वीक तक हम ये नहीं कंफर्म कर पाते कि ये बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा. उनके जो ऑर्गन्स होते हैं, ये कंडीशन वो सेम रहती है. चेंजेस स्टार्ट होती है 7 वीक से. ठीक है. अब जैसे कुछ लोग कहते हैं अभी 6 वीक ही हुआ होता है, यानी कि अभी एक पीरियड तो गुजरे हुए, एक पीरियड मिस हुए, यानी कि कंसेप्शन हुए सिर्फ अभी 1 महीना ही गुजरा है, अगले पीरियड्स को अभी नहीं आए. जैसे 10th को आने थे लेकिन 14 दिन गुजर चुके हैं, 2 हफ्ते हो गए लेकिन पीरियड्स मिस हैं. तो उसी पे ही अगर कोई कहे कि हमें सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो मेल या फीमेल है, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 7 वीक से जाके चेंजेस स्टार्ट होती हैं. और जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिटर्मिनेशन जो है वो 7 वीक के बाद स्टार्ट होती है. इसमें एक्सटर्नल जेनिटलिया बनना शुरू हो जाता है और ये सेम रहता है 9 वीक तक. कोई खास चेंजेस नहीं आती. 7 में बनना शुरू होता है, 9 वीक तक कोई खास चेंजेस नहीं आती. आफ्टर 9 वीक्स इट बिगिंस टू चेंज एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स कंप्लीट एट 12 वीक्स. 3 मंथ्स पे जाके कंप्लीट हो चुके होते हैं और फुली अपनी शेप में आ जाते हैं ऑर्गन्स कि मेल है या फीमेल है. ठीक है. चाइल्डहुड में चाइल्डहुड जो है वो 12 ईयर से स्टार्ट होगा. इसमें सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो रिमेन्स इनएक्टिव ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड. ठीक है. तो इसमें क्या है, 12 ईयर्स तक रहेगी इसमें जो चाइल्डहुड एज है. और इसमें इन्फेंसी, इसमें क्या होगा कि इनएक्टिविटी होती है. जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी इनएक्टिविटी होती है. बच्चे के माइंड में भी कभी नहीं आता कि मेरे साथ कुछ ऐसे ऑर्गन या ऐसे कोई प्राइवेट बॉडी पार्ट्स हैं जिनको मुझे छुपाना चाहिए या जिनका कोई स्पेशल यूज़ है या मेरी लाइफ में ये कितने इम्पोर्टेंट है. कभी इसके ऊपर बच्चे का ध्यान भी नहीं जाता. और सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है वो क्या होता है कि हाइपोथैलेमस जो है वो स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को टू प्रोड्यूस हार्मोन बाय द गोनैड्स. ठीक है. तो वो क्या करते हैं, वो फिर जो है सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो शो करना शुरू करते हैं और वो जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको शो करना शुरू करते हैं. और फिर इस तरीके से प्यूबर्टी जो है वो वहाँ से स्टार्ट हो जाती है. सेक्सुअल मैच्योरिटी क्या है, इसमें प्यूबर्टी रेफर्स टू द टाइम ड्यूरिंग विच द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम फुली फंक्शनल. प्यूबर्टी एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो फुली फंक्शनल हो जाते हैं. इट इज़ नॉट अ सिंगल इवेंट. ये एक सिंगल इवेंट नहीं है बट अ सीरीज ऑफ चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड एंड अर्ली एडोलसेंस. ठीक है. प्यूबर्टी एकदम से नहीं हो जाती, एकदम से इवेंट नहीं आ जाता, ये स्लो होती है. और कैसे होती है, ये इसके मल्टीपल इवेंट्स होते हैं और इसमें सीरीज ऑफ चेंजेस आती हैं. और ये क्या है, ये लेट चाइल्डहुड में होती है और अर्ली एडोलसेंस में होती है. यानी कि बॉय जो है उसमें प्यूबर्टी 10 to 14 में हो जाती है और जो गर्ल्स हैं उनमें भी 10 to 14 के अंदर प्यूबर्टी जो है वो स्टार्ट हो जाती है. मैं पेन नहीं लाई. अब मैं ये बहुत सारी है, रहने दो. और आजकल मैं आपको बताऊं कि आजकल जो एज है प्यूबर्टी के लिए वो कोई अब लिमिट नहीं रह गई. आजकल ये जो हालात चल रहे हैं उसमें प्यूबर्टी जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है. प्यूबर्टी क्या होती है? हाँ जी, मारिया, शमीम. हम नशीन. हम नशीन कौन है? हम नशीन. मैमूना. हाँ जी, प्यूबर्टी क्या होती है? व्हाट इज प्यूबर्टी? हाँ जी बच्चों, आवाज नहीं आ रही मेरी आपको? प्यूबर्टी क्या होती है?
नहीं नहीं, हम ना नायाब, हाँ आप बोल नहीं सकते, इसमें हमें आवाज़ नहीं आती है। आपने सिर्फ अपने मैसेजेस टाइप करने हैं, आपने मुझे अपने जवाब जो है वो मैसेज में बताने हैं, ठीक है। आपकी आवाज़ मेरे तक नहीं आएगी। और दूसरा ये कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी आपने पूछना है, तो वो आप मुझे मैसेज करके ड्यूरिंग लेक्चर आप पूछ सकते हैं कि यहाँ से हमें समझ नहीं आई, और आप हमें जो है ना यहाँ से एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन है वो ये चैट में आप मुझे सारी बातें पूछ सकते हो। इसके अलावा आप ग्रुप में जब हमारा लेक्चर नहीं होगा तो आप उसके अंदर मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा, और दूसरा ये कि आप लोगों ने जैसे ही जो जो प्रेजेंट होता जाएगा उसने अपनी अटेंडेंस लगवाती जाना है। उसने अपना एक जैसे कि अब ये साइमा नोरीन और कब से मुन्नज़ा कब से अब प्रेजेंट है मुझे नहीं पता। आप जैसे जैसे ऑनलाइन होते जाओगे आपने प्रेजेंट का मैसेज करते जाना है, ठीक है। सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स अक्कर हो गई हैं, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट फंक्शंस प्रॉपरली है, फुली डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड फंक्शंस है, और सेक्सुअल मैच्योरिटी है। इन योर विच सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट्स टू अपीयर। जिसके बाद द एज इन विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फुली फंक्शनड है, और व्हेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर एक्टिव टू वर्क। और ठीक है, सारे सही बता रहे हो। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो फीमेल है उनको मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। फंक्शन स्टार्ट कर दिया, फंक्शन स्टार्ट कर दिया, फंक्शन स्टार्ट कर दिया, लेकिन फंक्शन क्या है, किसी ने ये बताया कि क्या फंक्शन शुरू किया, ठीक है। जो फीमेल हैं उनमें सेक्स करेक्टरिस्टिक्स ये आती हैं कि उनको पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जो मेल हैं उनकी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स ये होती हैं कि उनका ध्यान गंदे कामों की तरफ जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। कि उनको डिज़ायर पैदा होती है इन चीज़ों की, वो एक्टिव हो जाते हैं सेक्सुअली और इंटरेस्ट लेते हैं इन चीज़ों में, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। और आजकल आपको पता है कि अब कोई एज नहीं रह गई है इस चीज़ की। अच्छा, हार्मोन क्या है? हार्मोन इन सेक्सुअल मैच्योरेशन ये क्या होंगे? हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी टू स्क्रीट एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इसमें हार्मोन्स सेक्सुअल मैच्योरिटी में किस तरीके से काम करते हैं? इसमें जो हाइपोथैलेमस है वो स्टिमुलेट कर देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो उनको रिलीज करते हैं, लुटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करते हैं। बोथ ऑफ दीज हार्मोन्स क्रिएटेड बाय द गोनाडोट्रोपिक cells of pituitary gland and work together in the reproductive system। और ये जो बोथ हैं, हाँ, मेल में ये होता है कि बियर्ड आना शुरू हो जाती है, लाइट सी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आना शुरू हो जाती है, और वो थोड़ा सा जो है ना अपने आप में मर्दाना सी जो खसूसियात फील करते हैं, ठीक है। आवाज़ भारी हो गई है, और जितने ग्रोइंग हेयर आना शुरू हो जाते हैं, और इसके अलावा एक्सला में हेयर, ये चीज़ें शो करती हैं। अच्छा, क्या है कि बोथ ये जो हार्मोन्स हैं यानी कि एलएच है ल्यूटिनाइजिंग है, और फॉलिकल जो हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ये क्या है, ये बोथ हार्मोन्स जो है ये स्क्रीट होते हैं गोनाडोट्रोपिक सेल्स की वजह से, गोनाडोट्रोपिक जो सेल्स हैं उनकी वजह से, ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड वर्क टुगेदर, और इकट्ठे जब ये काम करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर तो ये पूरे सिस्टम को रन करते हैं। बोथ ऑफ दीज हार्मोन्स आर प्रेजेंट इन मेल एंड फीमेल, ठीक है, दोनों के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। These hormones are not present in significant amount until late childhood। जब तक लेट चाइल्डहुड हो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होते। जैसे ही चाइल्डहुड खत्म होता है फौरन से ही अपने एक नॉर्मल सिचुएशन में आ जाते हैं। ओवरीज एंड टेस्टिस ऑल्सो प्रोड्यूस टीनी अमाउंट ऑफ हार्मोन्स, ये बनाते रहते हैं। द लेवल ऑफ द गोनैड्स इंक्रीज स्लोली इंक्रीज होता जाता है। आफ्टर 12 years इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स टेक प्लेस दैट बिगिंस मैच्योरेशन, ठीक है। 12 साल के बाद इनकी जो प्रोडक्शन है हार्मोन्स की वो एकदम से इंक्रीज हो जाती है, और वो क्या है मैच्योरेशन जो है वो स्टार्ट कर देती है। फीमेल प्यूबर्टी की चेंजेस क्या होंगी? ब्रेस्ट चेंजेस आती हैं, बॉडी कंटोर आती है, बॉडी की शेप एकदम से आना शुरू हो जाती है, और लाइनिंग्स वगैरह जैसे लीना एल्बा है और इस तरह की लाइंस आना शुरू हो जाती हैं। और इसके अलावा सोबिया यदि प्रेजेंट है कि फोजिया प्रेजेंट है? अच्छा, फिर उसके बाद है बॉडी हेयर आना शुरू हो जाते हैं मेल फीमेल दोनों के अंदर। स्केलेटन ग्रोथ होना शुरू हो जाती है फीमेल के अंदर। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो प्रोमिनेंट और मैच्योर हो जाते हैं। मिनार के होता है, मिनार के आपको पता है, ठीक है। मिनार के आपको पता है कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है उसे मिनार के कहते हैं, और एमनोरिया भी हो जाता है, कुछ लोगों को एमनोरिया आता है। तो ये सारे साइंस क्या है ये शो करते हैं।
पूरा 1 घंटा नायाब पढ़ना होता है, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, पूरा 1 घंटा पढ़ना होता है, उसके अंदर जितना भी लेक्चर आपका कवर हो जाए। मेल प्यूबर्टी चेंजेस क्या है कि ग्रोथ ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल हो जाती है, और इसके अलावा नॉक्टर्नल एमिशन होता है, यानी कि वेट ड्रीम्स होते हैं। इसके अलावा बॉडी बॉडी हेयर आते हैं और बॉडी कंपोजिशंस होती हैं, स्केलेटन ग्रोथ होती है और वॉइस चेंजेस होती है। डिक्लाइन इन इनफर्टिलिटी क्या है, इसमें क्या होगा कि क्लाइमैक्टेरिक टैरिक है, क्लाइमैक्टेरिक होता है, और पेरीमेनोपॉज होता है और मेनोपॉज होता है। ठीक है, हाँ, एब्सेंस ऑफ मेंसेस ही हैं। बेसिकली ये होता क्यों है, ये क्या होता है कि जब आपको पता है कि कुछ लोगों का हमें पता ही नहीं लगता कि इनको मेंसेस होने हैं या नहीं होने, ठीक है, बहुत बहुत टाइम गुजर जाता है लेकिन कुछ लोगों को मेंसेस होते ही नहीं है। तो उसके लिए फिर क्या होता है कि मदर परेशान होती हैं कि भाई ये इतनी एज हो गई है, इसको अभी तक नहीं हुए, पता नहीं इसको क्या मसला है, क्यों नहीं हो रहे हैं, लोग इस तरीके की बातें करते हैं। तो वो उसकी बेसिकली रीज़न क्या होती है कि उसके अंदर अभी हार्मोन्स की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं जिसकी वजह से उसको डिले हो जाते हैं। लेकिन डिले होना कोई ऐसे इशू नहीं है, लेकिन ना आना इशू है। तो डॉक्टर क्या करते हैं इसके लिए, फिर क्या किया जाता है कि इसके लिए फिर डॉक्टर स्कैन वगैरह करते हैं, और जब स्कैन करते हैं तो उसमें वो डिसाइड देख के बता देते हैं कि भाई अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, इसको ऐसा कोई ऐसा इशू है तो नहीं है, लेकिन इसको थोड़े से डिले हैं, हो जाएंगे सही। अभी कुछ लोगों को डिले भी हो जाता है, इस तरह कह के जो है वो कंफर्म कर लेते हैं। ये क्लाइमैक्टेरिक की मैंने आपको डेफिनेशन भेजी है, ठीक है। तो इस तरह से आ जाती है प्रॉब्लम। और कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, हाँ जी, ट्रांसजेंडर का भी यही है ना कि अगर फिर इसी इसी सिचुएशन पे आके ये डिसाइड होता है, जब ये सिचुएशन होती है कि पीरियड नहीं आ रहे, नहीं नहीं, फीमेल को जो है वो मेंस्ट्रुएशन अगर स्टार्ट नहीं हुई, तो यहीं पे आके डिसाइड हो जाता है कि क्या इसको पीरियड आने भी हैं या नहीं आने। और अगर किसी की एज, जैसे आजकल जो क्राइटेरिया है, मेरे मैंने मेरी आंखों सामने की बात है कि 10 ईयर्स की एक जो बच्ची थी, उसका उसकी जो है मनार्की उसका स्टार्ट हो गया, ठीक है, मैंने खुद देखा। तो उसमें क्या है कि अब 10 ईयर्स भी कोई एज नहीं रह गई, ठीक है। तो कहाँ जाके रूटीन थी एक के 15-16 में, 10th क्लास में, 9th क्लास में, इस तरीके से एक टाइम डिसाइडेड था कि कुदरती के तब हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि ऐसा है कि ये अभी जैसे कि हार्मोनल चेंजेस चल रही हैं, हम हार्मोन डाइट खा रहे हैं, तो उसकी वजह से अगर मेंस्ट्रुएशन जल्दी भी स्टार्ट हो जाती है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर किसी को 16 ईयर्स तक नहीं हो रहा, 14-15 तक नहीं हो रहा, तो माँ बाप जो है वो परेशान हो जाते हैं कि इसकी क्या वजह है। और जब स्कैन्स करवाए जाते हैं तो पता लगता है कि फिर ऑर्गन्स के कोई इशू चल रहे हैं, कि यूट्रस जब स्कैन करवाया तो पता लगा कि इंटरनल ऑर्गन जो हैं वो जो है अक्सर ये होता है कि जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं वो तो फीमेल के हैं, लेकिन जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो मेल के हैं, ठीक है। तो वो बाद में पता लगता है, तो फिर जब वो पता लगता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो फिर डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि जब ऑर्गन्स मिच्योर हो जाएंगे तो जो ज़्यादा प्रोमिनेंट ऑर्गन्स होंगे उन्हें हम आउट कर देंगे, और जो कम मिच्योर हैं या कम प्रोमिनेंट हैं उनको हम जो है वो रिलीज कर देंगे, तो रिप्लेस कर देंगे। इस तरह के भी डिसीजन लेने पड़ते हैं। जैसे मेल करेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा हैं लेकिन फीमेल कम है, तो वो फिर मेल करेक्टरिस्टिक्स को फिर वो सेक्स चेंज कर देते हैं, मेल को फीमेल में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर फीमेल को ज़्यादा हो तो फीमेल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह की भी चीज़ें आती हैं।
हाँ लेक्चर में आपको, ये तो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। ये आपके पास जो है वो उसके ऊपर भी होगा, क्या कहते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी ये लेक्चर्स आ जाएंगे, आप वहाँ से भी ले सकते हो। इसके अलावा मैं आपका ग्रुप बनाती हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ का गूगल क्लासरूम पे, तो जो भी लेक्चर होंगे मैं साथ के साथ वहाँ पे अपलोड करती रहूँगी और हम साथ वहाँ पे टेस्ट भी लेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आप लोगों ने ये करना है कि मैं आपको जैसे ही लिंक भेजूंगी, इसके ऊपर ग्रुप में लिंक भेजूंगी, तो आपने वहाँ से उस लिंक को फॉलो करते हुए आपने गूगल क्लास को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो सारे लेक्चर्स आपके पास वहाँ भी होंगे और इसके अलावा यूट्यूब पे भी होंगे। और फिर उसी ऐसी भी बात कुछ ऐसी भी होती हैं कि उनमें जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप ही नहीं हुए होते, ठीक है। तो वो फिर वहाँ पे भी ट्रांसजेंडर जो है वो उनके लिए फिर वो प्रॉपरली उनको डायग्नोज कर लिया जाता है और फिर वही आगे, फिर वही उनके साथ जो है वो लॉन्ग लाइफ यही चीज़ें के साथ चलती हैं। नहीं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं, मैंने भेजना, मैं आपको जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है उसके अंदर भेजूंगी, यानी कि हमारा गूगल क्लास का, ठीक है। व्हाट्सएप वगैरह मैं नहीं भेजूंगी, यहाँ से आपने यूट्यूब से डाउनलोड करो या फिर आप गूगल क्लास से करो और वो ग्रुप के अंदर आप लोगों को पुट करना है। ये जो व्हाट्सएप का ग्रुप है ये हमारा है ऑफिशियल, लेकिन इसकी हम कोई चीज़ भी सबमिट नहीं करवाते, जितने भी हमारे गूगल क्लास वगैरह के हैं इनकी हम प्रॉपर सबमिशन करवाते हैं और उनके रिकॉर्ड है, ठीक है। एक्टिविटी जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। चलो अभी सब प्रेजेंट हो, चलिए लेक्चर मैं एंड कर रही हूँ। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अभी आपके पास है 2-3 मिनट, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है। वैसे शालामार नर्सिंग कॉलेज की जो है ना यूट्यूब का अपना चैनल है शालामार नर्सिंग कॉलेज का, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो और वहाँ पे सबके अलग अलग लेक्चर्स अवेलेबल है, हर टीचर के हर जगह पे अवेलेबल है, ठीक है। चलो ठीक है, आप अपना ख्याल रखो। और इसके बाद मेरी एक और क्लास आपके साथ होगी, वो 1-2 दिन के बाद होगी। तो हर क्लास में हम इसी तरीके से डिस्कशन करेंगे और पढ़ेंगे। तो बाकी ये लेक्चर मैं आपको गूगल क्लास पे सेंड भी कर देती हूँ और कोर्स आउटलाइन वगैरह भी। तो आपने अब इसमें क्लास में अच्छे से पार्टिसिपेट करना है और चीज़ों को साथ साथ सीखना भी है, ठीक है। चलो ओके, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखो। अब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी किसी और टीचर के साथ।